नमस्कार दोस्तों, जीएसटीयू में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने जो पॉलिटी है उसकी संकल्पनाएं देखी, कॉन्सेप्ट देखे। अब हम लोग जो मेन सिलेबस का पार्ट है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और आज हम लोग संवैधानिक विकास देखेंगे। संवैधानिक विकास यात्रा कह लें, संवैधानिक विकास कह लें, संविधान का बीजी स्वरूप कह लें, कुछ भी कह लें, बात सब एक है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये भी है कि ये टॉपिक जो आपका है वो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इतिहास का रूप स्वरूप ज़्यादा होगा, राज व्यवस्था का स्वरूप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ही, सिलेबस है तो। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि राज्य व्यवस्था जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग प्री मेन मिला करके पढ़ेंगे, अलग अलग करके उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो पूरी तरीके से तथ्यात्मक है और तथ्य हमें बेहतर तरीके से याद होंगे यदि उसके पीछे के हम कारणों को जान लें तो। भाई कोई फैक्ट अगर सामने आया है तो उसके पीछे का कारण क्या है, अगर और फिर उस कारण का जो परिणाम आएगा वो भी अपने आप में एक फैक्ट होगा, ठीक है। ये परिणाम किसी अन्य घटना के लिए कारण का काम करेगा। तो इस तरीके से अगर हम पूरा फ्लो में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सुविधा रहती है कि भाई पूरा घटना हमको पता होती है, तो तथ्य ज़्यादा समय तक हमको याद भी रहते हैं, एक बात। दूसरी बात जो होती है वो ये कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो भी थोड़ा सा अलग लेवल पे होता है। और फिर हम लोग जो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अब तुक्का जिसे आप कहते हो, मैं अनुमान कहता हूँ, अनुमान आप बेहतर तरीके से लगा पाते हो। जितना आप स्टडी आपकी अच्छी होगी उतना आपकी अनुमान जो होगा, गणना होगी, वो बेहतर होगी, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप एक बार में ना देख पाए तो उसे दो बार में देख लें, लेकिन हो सकता है थोड़ा लंबा 40-45 मिनट का हो जाए, तो आप 20-20 मिनट करके दोबारा देख लीजिए, वो नहीं है, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। संवैधानिक विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर 1600 में भाई कंपनी बनती है, भारत आती है। 1726 में थोड़ा सा कानून बनाने का अधिकार मिलता है और 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो थोड़ा बहुत राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ता है और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो हमें एक ये फेज पढ़ना है, एक ये फेज पढ़ना है, एक ये फेज पढ़ना है। ये फेज परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ हमें समझने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज आप भले ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आपने क्लास 1-2 तो पढ़ा ही होगा, छोटा बड़ा तो पढ़ा ही होगा, ABCD पढ़ी होगी, तो ये बेसिक है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी जो आधारभूत अध्ययन है उसको बेहतर करने के लिए आपको ये फेज पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? 1600 से 1726 वाला। चलिए आइए समझ लेते हैं उसको। 1600 में आप देखेंगे कि कंपनी भाई गठित हुई और 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने आए। अब व्यापार जब करने आए तो धीरे धीरे इन्होंने भारत में प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किए। कौन कौन से प्रेसिडेंसी नगर स्थापित किए? तो बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो कहीं पे तो ये नाम लिखा होगा, कहीं पर इनकी जगह एक ही शब्द लिखा होगा, क्या? प्रेसिडेंसी, ठीक है। प्रेसिडेंसी कहीं भी लिखा जाए आप समझ लेंगे इन तीन नगरों में से किसी की बात हो रही है या तीनों की ही बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे। 1599 में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार हेतु एक योजना बनाई और इसी आशय से एक कंपनी गठित की। पूर्वी देशों का क्या मतलब है? मतलब आप जब वर्ल्ड मैप खोलोगे तो मान लीजिए कि ये आपका भारत है, तो इंग्लैंड आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ से जब आप देखोगे तो पूर्वी देशों के साथ ये सब पूर्वी देश आ जाएंगे, है ना। पूर्वी देशों का मतलब सिर्फ भारत नहीं है, भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ये सब पूरब में ही कहलाएगा, ठीक है। तो किस लिए कंपनी बनी थी? व्यापार के लिए। तो कंपनी बन गई 1600 में, 1599 में।
1600 में क्या हुआ कि 15 वर्षों के लिए उनको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ। व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब है? व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये है कि सिर्फ कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार कर सकती है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता है। मोनोपोली रहेगी कंपनी की। ठीक, इसी लेख को 1600 ईस्वी का राजलेख कहते हैं। अब एक जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं, उनके दिमाग में आएगा ये भाई 1599 में ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हो गया, ये वो करके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इंग्लैंड में या कहीं यूरोप में, वो पुनर्जागरण का काल है। ठीक है, इन्होंने थल मार्ग बाधित होने के बाद जल मार्ग ढूंढ लिया है और कुतुबनुमा ढूंढ लिया है, कंपास जिसे आप समझते हैं, जिसे दिनों का पता, दिशाओं का पता लगाया जाता है, सॉरी दिन बोल गया मैं, दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। तो जल मार्ग भी ढूंढ लिया गया है, जैसा कि आपने पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा होगा, बार्थोलोम्यू डियास का, जिसने केप ऑफ गुड होप ढूंढा। फिर आपका पुर्तगाली पहले ही आ चुके हैं, तो जलमार्ग ढूंढे जा चुके हैं और ये सब पुनर्जागरण का काल है। लोग नए तरीके से सोच रहे हैं इस दुनिया को। तो इन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की भी इस बीच सोची है। कंपनी से परमिशन ले, सॉरी महारानी से परमिशन भी ले ली। 15 वर्षों के लिए इनको व्यापारिक एक अधिकार भी मिल गया कि भाई सिर्फ कंपनी ही शासन करेगी, सॉरी व्यापार करेगी, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, तो 1600 ईस्वी का जो राजलेख है वो मिल गया भाई। अब 1600 से 1726 तक यहाँ कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी हैं। क्यों नहीं घटी हैं? क्योंकि 1600 में आप देखे होंगे कि 1608 में यहाँ अकबर, 1608 तक अकबर रहता है। उसके बाद आपका जहांगीर हो जाता है। फिर कहने का मतलब ये है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये मजबूत मुगल रहे हैं और शुरुआत में ये आए थे तो अंग्रेजी बहुत व्यापार करने आए थे, कोई लड़ने के उद्देश्य से, शासन करने के उद्देश्य से तो आए नहीं थे। तो यहाँ पर जहांगीर ने फिर सूरत में इन्हें पहली कोठी बनाने की परमिशन दे दी, तो भाई इन्होंने कोठी बना ली। कोठी लिखा हो, फैक्ट्री लिखा हो, एक ही बात है। कोठी लिखा हो, फैक्ट्री लिखा हो, आप कुछ भी हो, आप समझें उसको गोदाम ही। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। अब व्यापार करना है, कुछ यहाँ कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉय के लिए भाई नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो अभी तक क्या हो रहा था, 1726 के पहले तक जो भी नियम कानून बनते थे वो इंग्लैंड में ही एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्य होते थे, वो बनाते थे। 1726 में क्या हुआ कि भाई देखो, आप अपने जो कर्मचारी हैं उनको विनियमित करने के लिए, उनके अनुशासन को मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ नियम आप भी बना सकते हैं। ये कहा गया प्रेसिडेंसी के जो प्रमुख हैं भारत में उनसे। ठीक है, लेकिन दो शर्त रखी। दो शर्त क्या रखी? एक कि भाई जो आप कानून बनाएंगे वो ब्रिटिश जो कानून है उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आप कानून बनाएंगे वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। तो 1726 में इनको थोड़ा सा कानून बनाने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किसके हुआ? ये हुआ अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच, है ना। तो इसमें अंग्रेज विजयी रहे। इसी तरह यहाँ पर बक्सर का युद्ध होता 1764 में, भी अंग्रेज के विरुद्ध, और एक तरफ, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब, दूसरी तरफ बंगाल के अपदस्थ नवाब और अवध के नवाब, और यहाँ पर मुगल सम्राट। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो अंग्रेज हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी। और मेन मुख्य बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जब कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, आप बाजार जब जाते हो सामान खरीदने के लिए तो घर से पैसे लेकर के जाते हो। ऐसे ही अंग्रेज भी इसके पहले तक यहाँ पर व्यापार करने आते थे तो अपने घर से पैसे लेके आते थे। पैसे या मूल्य चुकाने के लिए जो है बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना चांदी लेकर के आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा बदल गया। कैसे बदल गया? 1765 में इलाहाबाद की संधि से इनको दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी का अधिकार मतलब राजस्व वसूली का अधिकार। अब इनको क्या करना था? यहीं से पैसे को वसूलना था और यहीं से माल खरीद करके अपने देश ले जाना था। मतलब इनको अब, अगर आपकी साधारण लैंग्वेज आपको समझाऊं तो अब आपको सब्जी खरीदने के लिए घर से पैसे लेकर नहीं जाना है,
अब आपको उसी बाजार में वसूली करनी है और उसी बाजार से वहां से ही सामान लेकर के अपने घर चले आना है, पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है? एक तो अंग्रेजों को अपने घर से बहुत जो धातुएं हैं, बहुमूल्य धातुएं जिसको आप सोना चांदी समझते हैं, वो नहीं लाना है। दूसरा, यहीं से धन उगाही करनी है और यहीं से माल ले जा करके ले अपने देश में बेच देना है। तो यहाँ पर दोहरा लाभ है, इन्वेस्टमेंट जीरो है और लाभ दोगुना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फायदा अब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ? कंपनी के कर्मचारियों की जो अनुशासनहीनता है, स्वार्थपरकता है, धनलोलुप व्यवहार है, उससे कंपनी को हानि उठानी पड़ी। कर्मचारी अमीर बनते जा रहे थे। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कंपनी का भाई फायदा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, ये सब एम्प्लॉई है ना, ये अपना निजी व्यापार कर रहे हैं। हम खुद को ही सामान ले जाके खुद भी बेच देंगे। अब ये एक कंपनी के लिए हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत हैसियत से व्यापार कर रहे हैं। तो भाई एक तरफ व्यापार का फायदा लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनी से सैलरी लेना चाह रहे हैं, तो ये दिक्कत आई। एक समय ऐसा भी आया कि कंपनी के पास वेतन देने का पैसा नहीं बचा, तब उन्होंने लोन एप्लीकेशन लगाई। जब लोन एप्लीकेशन लगाई तब उस समय जांच बैठी और एक सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति का गठन किया गया। किसने किया? लॉर्ड नॉर्थ ने। और जब सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया तो उसके रिपोर्ट के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। किस लिए पारित किया गया? कंपनी के जो कामकाज है उसको विनियमित करने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए। ठीक, अब यहीं पर आपको समझना है, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, एक्चुअली में ये पहला लिखित दस्तावेज था, पहला लिखित कानूनी दस्तावेज कहें इसको। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड की सरकार ने थोड़ा सा इसे बनाया, इंग्लैंड की सरकार के दबाव से बनाया, उसकी जो रिपोर्ट आई उसके दबाव में बनाई है। अब यहाँ पर मैं आपको, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया था आपको लिखित और अलिखित संविधान। जब मैंने आपको पहले वीडियो में लिखित और अलिखित संविधान बताया था तो मैंने आपसे कहा था अलिखित का मतलब ये नहीं है कि उनके संविधान अब लिखा ही नहीं जाएगा, कानून लिखा ही नहीं जाएगा, नहीं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वो लिखित में ही आया, लेकिन मैंने आपको वहाँ समझाया था कि वो बहुल दस्तावेज होता है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग चलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की तरफ, जो 1773 का है, जो पहला लिखित दस्तावेज है कानून के लिहाज से, संविधान के लिहाज से। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? किया यह गया कि भारत में जो 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, 3 प्रेसिडेंसी जो नगर थे, एक बंबई वाला था, मद्रास वाला था और कोलकाता वाला था। किया यह गया कि जो कलकत्ता का जो गवर्नर है, बंगाल का जो गवर्नर है, उसे पदनाम बदल दिया गया। अब उसे गवर्नर जनरल कहा गया। मतलब गवर्नर जनरल, इसको बंगाल के गवर्नर को क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। और किया यह गया कि मद्रास और मुंबई के जो प्रेसिडेंसी नगर हैं उसको बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब टॉप पे गवर्नर जनरल साहब रहेंगे और उसके अधीनस्थ होंगे कौन? ये मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। ठीक, एक पद सोपान, एक हायरार्की बनाने की यहाँ पे कोशिशें शुरू। अब क्या होगा कि गवर्नर जनरल शासकीय सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद गठन किया गया। मतलब गवर्नर अगर कोई निर्णय लेगा तो वो स्वयं नहीं लेगा, बल्कि इसके सपोर्ट स्टाफ में 4 लोग होंगे, वो लेंगे, जिसे क्या कहा गया? कार्यकारिणी परिषद। ठीक, यहां पर जो निर्णय होगा वो हमेशा बहुमत से होगा। मतलब एक व्यक्ति की तानाशाही ना होने पाए, एक व्यक्ति निरंकुश ना होने पाए, इसलिए कार्यकारिणी परिषद दी गई। उसमें भी 4 लोग दिए गए और ये समझिए व्यवस्था कुछ इस तरीके से की गई कि यहाँ अगर बहुमत बन जाता है तो इनका रोल कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 2-2 से मामला बराबर होता है
तब गवर्नर जनरल जाकर के कहीं वोटिंग कर पाएंगे, निर्णायक मत दे पाएंगे। निर्णायक मत का कॉन्सेप्ट आज भी हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा में है। ठीक है, तो यहीं से आपको समझना है कि हमारे संविधान का जो इतिहास है वो पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए पहले क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास और मुंबई को उसके अधीन कर दिया गया। फिर क्या किया गया, गवर्नर जनरल को सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद दी गई। फिर यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद में निर्णय बहुमत से लेने थे और बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट कौन देगा, गवर्नर जनरल देगा। आगे क्या किया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी इसी एक्ट से। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किस एक्ट से हुई, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, गवर्नर जनरल व उसकी परिषद द्वारा कोई निर्मित कोई भी नियम होगा, विनियम होगा, अध्यादेश होगा, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व सहमति, पूर्व स्वीकृति से ही होगा। मतलब ये गवर्नर जनरल उसकी परिषद जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोच्च न्यायालय से पहले चेक करा लेगी, दिखा लेगी, पूर्व अनुमति ले लेगी, पूर्व स्वीकृति ले लेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ आपको ये समझना है कि ये जो गवर्नर की परिषद है वो विधायिका ही तो है अगर नियम बना रही है तो। ये देखिए, अगर आपको नहीं पता तो ये मैं सब पहले वीडियो में बता चुका हूँ, विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो क्रम से देखिएगा। तो जो नियम बना रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, विधायिका, और न्यायालय तो न्यायपालिका का हिस्सा है ही। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट विभाजन नहीं दिखाई पड़ता है विधायिका और न्यायपालिका या कार्यपालिका के कामों में। ठीक है, इससे संबंधित और क्या तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिएगा, बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 1772 में से है, लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसी वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, तो आदमी नहीं बदला, सिर्फ उसके पद का नाम बदल गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, खूब पूछा जाता है। कार्यकारिणी परिषद के जो 4 सदस्य थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन बोरवेल, कभी कभी ये भी पूछा गया है, आप देख सकते हैं पहले जो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये भी पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिसा एम्पे, ये भी खूब पूछा जाता है। जबकि अन्य न्यायाधीश जो थे चैम्बर्स, लिमिस्टर्स और हाइड। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से ये तक जो है काफी महत्वपूर्ण है। 1781 का सेटलमेंट एक्ट, इस एक्ट से कोलकाता सरकार की जो विधि निर्माण की अधिकारता है उसको बढ़ा दिया गया और बिहार और उड़ीसा तक कर दिया गया। कोलकाता सरकार मतलब या प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी सरकार, कुछ भी लिखा जाए आप समझ लीजिए गवर्नर और गवर्नर जनरल की परिषद की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कोई और बात नहीं हो रही। तो इनको कहा गया, पहले बंगाल था, उसको बिहार उड़ीसा के लिए विस्तृत कर दिया गया। इसके अलावा और क्या किया गया कि गवर्नर और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त कर दिया गया अधीनता से। मतलब गवर्नर जनरल, उसकी परिषद, मतलब ये विधायिका और न्यायपालिका में अलगाव कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारता को समाप्त कर दिया गया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अब राजस्व संबंधित मामले नहीं देखेगी। इसके अलावा कोलकाता निवासियों के मामले में उनकी प्रथा, उनके रिवाज, रीति रिवाज, रूढ़ियों को संरक्षण प्रदान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को जिला न्यायालय भी बनाया गया। भाई अब कलकत्ता वासियों के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जिला न्यायालय के लिए की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कभी जो कठिनतम प्रश्न बन सकता है वो ये कि विधायिका को न्यायपालिका से कब अलग किया गया या गवर्नर जनरल की और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय से कब मुक्त किया गया। तो इस एक्ट को आप ध्यान रखेंगे। सेटलमेंट एक्ट क्यों कहते हैं इसे, सेटलमेंट एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, चलते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी के राजनीतिक मामले और व्यापारिक कार्यकलापों को अलग किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी जो आई थी वो क्या करने आई थी, व्यापार। 1757 में प्लासी जीता, 1764 में बक्सर जीता। अब राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ चुका है। जब राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ चुका है तो भाई अब प्रशासन भी देख रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। तो क्या किया गया, प्रशासनिक काम को और व्यापारिक काम को अलग किया गया। राजनीतिक काम के लिए एक नियंत्रण मंडल बनाया गया
और व्यापारिक मामले के लिए कंपनी के डायरेक्टर रखे गए, कंपनी के जो निदेशक हैं वो किए गए। ठीक है। 1700 जब 73 का आप एक्ट पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और मुंबई और मद्रास को उसके अधीन किया गया। अधीन तो किया गया, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि अधीनता किन किन मामलों में है। तो यहाँ पर उसको परिभाषित किया गया कि युद्ध, संधि और राजस्व के मामले में मद्रास और मुंबई सरकार बंगाल सरकार के अधीन है और गवर्नर जनरल को नियंत्रक मंडल के अधीन किया गया। अब क्या किया गया, देखिए फिर से समझिए बात को। यहाँ पर ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके नीचे मुंबई और मद्रास के गवर्नर है, सॉरी जनरल ना कहें, यहाँ पे जनरल सिर्फ यही है, गवर्नर जनरल सिर्फ यही है। और ये जो नियंत्रक मंडल बना है इसके अधीन है। तो एक चेन बन रही है। ऐसा नहीं है कि मुंबई कहीं लड़ाई लड़ रहा है और बंगाल को पता नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जब आप पढ़ोगे इतिहास को, आंग्ल मराठा पहला युद्ध जो हुआ है 1775 से 1782, वहाँ आप देखोगे मराठों के मामले में कैसे बंगाल प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी आमने सामने आ जाती है ना। तो इस बात को क्लियर किया गया कि भाई युद्ध, संधि और राजस्व के मामले में आप मुंबई वाले या मद्रास वाले बंगाल के अधीन है। और बंगाल वाला भी ऐसा नहीं कि मनमाना काम करेगा, ये इंग्लैंड में रहने वाली जो कंट्रोल बोर्ड है या कहें जो नियंत्रक मंडल है वो उसको इनको रिपोर्टिंग करेगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो इनको परमिशन इनसे लेगा। तो एक हायरार्की बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। अनुशासनहीनता पर प्रेसिडेंसी सरकारों को गवर्नर जनरल बर्खास्त कर सकता था। मतलब गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि आप अनुशासनहीनता करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप जब पढ़ोगे आर्टिकल 365 या 355, 356, तो आप ये देखोगे कि केंद्र सरकार के पास भी काफ़ी पावर है राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का। वो बात अलग है कि राजनीति में राजनीतिक जो मजबूरियां होती हैं ऐसा करने से रोक देती हैं, लेकिन हाँ पावर तो है। 1786 का नियम, गवर्नर जनरल को सेनापति की भी शक्तियां दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद को भाई निर्णय को पलटने का अधिकार दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, समझिएगा बात को। 1786 में जो कॉर्नवालिस को आना था, कॉर्नवालिस जो थे वो ब्रिटिश क्राउन के नज़दीकी रिश्तेदार थे। और हुआ ये था कि कॉर्नवालिस को अमेरिका की क्रांति के समय काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मतलब कुल में दाग लग गया, अगर कहें सही शब्दों में। तो उस दाग को मिटाने के लिए भाई इनको भेजा गया भारत की, आप जाइए वहाँ कुछ ऐसा कीजिए कि कुल पे लगा दाग मिट पाए। इन्होंने कहा भाई देखो हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें सेनापति की शक्तियाँ चाहिए। तो भाई लो वो भी ले लो। और सुनो, जो 4 आदमी तुम लोगों ने हमारे लिए बैठा रखे हैं ना वहाँ पर जो कार्यकारिणी परिषद में, इनकी बातों को भी हम नहीं मानेंगे। तो भाई ये भी कहा कि चलो ये भी पावर मिल गई आपको। गवर्नर जनरल को कहा गया कि आप परिषद के जो निर्णय हैं उनको भी आप चाहे तो ना माने, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो कॉर्नवालिस को ये प्राधिकार मिले। अब आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि 1786 में सिर्फ ये 2 लाइन लिखी थी क्या, नहीं, और भी लाइनें थी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। जो हमारे काम की हैं वही हम पढ़ रहे हैं। हम लोग पूरा कोई कानून नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वरना कभी आपके मन में आ जाए क्या सिर्फ यही 2 लाइन थी। नहीं भाई, बहुत सारी लाइनें होंगी, लेकिन अपने काम की इतनी ही। 1793 का नियम, क्या किया गया कि व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और नियंत्रक मंडल जो यहाँ बना हुआ था, देखिए नियंत्रक मंडल ये जो बना हुआ था, इसको कहा गया कि अब भारतीय राजस्व से ही पैसा दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बॉडी है तो इंग्लैंड की, लेकिन इसको पेमेंट कौन करेगा, तो भारतीय राजस्व से किया जाएगा। देखिए कैसे भारतीय धन किन किन रूपों में विदेश जा रहा है, वो उसका एक उदाहरण ये आपके सामने ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है। अब चलते हैं 1813 का अधिनियम। 1793 के बाद 20 साल बाद जो आया वो 1813 आया। और क्या किया गया कि व्यापारिक जो अधिकार है उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया फिर से। मतलब कंपनी के पास जो व्यापारिक अधिकार था, एकाधिकार कहें, यहाँ पर एकाधिकार समझें आप, 20 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। कंपनी का जो एकाधिकार है उसमें कुछ समाप्ति की गई, उसको कुछ कमी की गई, लेकिन चाय और चीन पर जो एकाधिकार है वो बना रहा। तो व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन हाँ, चाय का व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी। ठीक है, तो एकाधिकार के स्वरूप को यहाँ बदला गया है।
एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त अभी नहीं हुआ है, स्वरूप बदला है। क्या बदला है? इसीलिए मैंने यहाँ अधिकार लिखा है, आपके समझने के लिए यहाँ एकाधिकार को अलग से लिख दिया है। एकाधिकार का स्वरूप बदला है। ठीक है, क्या स्वरूप बदला है कि भाई चाय पर एकाधिकार अभी भी रहेगा कंपनी का, और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का ही एकाधिकार रहेगा। प्रेसिडेंसी नगरों द्वारा निर्मित विधि ब्रिटिश संसद के अनुमोदन के बाद ही लागू होगी, मतलब अनुमोदन को अनिवार्य कर दिया गया। क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था कि मुंबई प्रेसिडेंसी है, मद्रास है, इसके ऊपर बंगाल है। बंगाल अब कोई निर्णय होगा तो भाई नियंत्रक मंडल के पास जाएगा, नियंत्रक मंडल, अब ये संसद से रिकमेंडेशन जरूरी हो गई यहाँ इस एक्ट के बाद। इसके बाद भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का वो बंद किया गया कि अब भारतीयों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, 1 लाख रुपए उस पर खर्च करेंगे। एक्चुअली में इसका मोटिव कुछ और ही है, हालांकि उसका कोई यहाँ संदर्भ नहीं, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस लाइन को याद रखिएगा, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो कई बार इसकी चर्चा होती रहेगी आपसे। तो इस लाइन, ये सब एक्ट की जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक ठाक याद रखिएगा, बहुत काम पड़ेगा अभी। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा में भी ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1813 में ही क्या किया गया कि ईसाई मिशनरियों को एक लाइसेंस दिया गया कि आप धर्म प्रचार कर सकते हैं भारत में जाकर। अनुज्ञा मतलब लाइसेंस। ठीक, 1813 में 20 साल बाद तो 1833 आ जाता है, और अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ध्यान रख दीजिएगा, भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त किस एक्ट से हुआ? तो 1833 से। एक चीज और ध्यान दीजिए यहीं पर, कंपनी भारत में क्या करने आई थी? शुरुआत में मैंने आपको बताया व्यापार करने, और अब यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार ही समाप्त हो चुका है। अब क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार 20 साल तक लिए बढ़ाए गए। ठीक है, अब बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। क्यों किया गया ऐसा? अभी चर्चा करता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए आप पहले। फिर विधियों के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। जो हमारे यहाँ दास प्रथा थी, दास प्रथा समझते होंगे, कौटिल्य ने भी दासों की संख्या बताई है, तो वो वाले दास की बात हो रही है। तो दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित किया गया यहाँ पर। इसके अलावा धारा 87 से कंपनी के अधीन नियोजन में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर सरकारी सेवा में अयोग्यता को समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है, ये एक्चुअली में आप देखेंगे अनुच्छेद 16, उसमें भी यही है कि इसके आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर सरकारी सेवा में कोई अयोग्यता नहीं आरोपित की जाएगी। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इतिहास समझना इसलिए जरूरी है संविधान का, कि अभी कभी आपसे पूछ दे संविधान के बीजी स्वरूप को समझाइए या बताइए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, तो आप कम से कम कुछ लाइनें तो लिख सकें। इसलिए इतिहास थोड़ा पता होना बहुत जरूरी है। तो धारा 87 से ये अयोग्यता समाप्त कर दी गई, इस तरीके की जो है। और यहाँ पर अब ये समझना है आपको कि बंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल, ये नाम बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? चलिए समझा देते हैं नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, आपने पढ़ा था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीते। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीते। 1765 में राजस्व वसूली के अधिकार प्राप्त हुए इलाहाबाद की संधि से, ये आपने पढ़ा। 1764 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको 3 शक्तियां मैंने बताई। एक बंगाल की शक्ति बताई मैंने आपको, एक अवध की शक्ति बताई मैंने आपको, एक मुगल सम्राट बताया मैंने आपको। ये 3 जो शक्तियां हैं बक्सर के युद्ध में हार गई थी। उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहें तो अंग्रेजों के कब्जे में। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1799 में आप देखेंगे मैसूर का राज्य खत्म हो गया है। आंग्लो मैसूर जो चौथा युद्ध हुआ 1799 में, वहाँ मैसूर खत्म हो गया है। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगे 1802 में जो मराठा है, मराठा जो पेशवा है, वो सहायक संधि साइन कर लेता है, मतलब अंग्रेजों की अधीनस्थता स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रणजीत सिंह ने भी, सिख जो सरदार हैं, ने भी 1809 में भी एक संधि साइन कर ली, सहायक संधि साइन कर ली।
कुल मिला के मेरा आपसे ये कहना समझाना है कि 1833 आते आते भारत भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के अधीन आ गया और उस हिस्से को एक साथ समेटने के लिए, एक साथ समेकित करने के लिए उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। आदमी एक है, बस पद नाम बदल गया। तो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये मैं बात आपको क्यों कहता हूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, वो इसलिए कहता हूं कि आपसे कह दे ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे यही प्रश्न पलट के बोल दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, जब बंगाल शब्द का बोलेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो भी विलियम बेंटिक ही नाम आएगा। भाई देखिए 1828 से 1835 तक का समय था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। अब एक्ट 1833 में आया है, तो 1833 के पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल ही तो था। 1833 के एक्ट के बाद वो ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल हुआ ना, तो इसी लिहाज से बंगाल का ये अंतिम गवर्नर जनरल हुआ और ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। तो एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। यहाँ पर विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। यहाँ पर विधि आयोग का जो गठन हुआ इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 33 में 20 साल जोड़ा तो 53 आ गया भाई। कंपनी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर करेगी। आप देखिए बात को समझिए, समझना बहुत जरूरी है, रटेंगे तो फिर रटते रहेंगे। पहले तो इन्होंने कहा कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं करो। अब फिर क्या कहा कि अब हम एग्ज़ाम लिया करेंगे। ऐसे ही नहीं, पहले क्या होता था कि ये हमारे मामा का लड़का है, ये हमारे फूफा का लड़का है, ये ताऊ का लड़का है, इनको सबको आप नौकरी दिला दिए, साड़ू हैं, साला हैं, तो चलो भाई कल से नौकरी पा जाना। ये सिस्टम बंद करने के लिए ज़रूरी हो गया भाई आप प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी। अगर नहीं कराएंगे तो भारतीयों को यहाँ पर शामिल करना पड़ेगा। वो भारतीय हमारे आके बराबर बैठेंगे, हम उनको अपने बराबर नहीं बैठा लेंगे। ये सब दुनिया भर की जो चीज़ें हैं भाई, कहा एग्ज़ाम कराइए, एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आप आ जाएंगे, ठीक है। अब सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, ठीक। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इस अधिनियम से कंपनी के प्रशासनिक अधिकार की समय सीमा बढ़ाई गई, लेकिन अवधि निश्चित नहीं की गई। मतलब ये कहा गया कि भाई कंपनी प्रशासन भारत का देखेगी, लेकिन कब तक देखेगी ये क्लियर नहीं किया गया। जबकि इसके पहले जब आप पढ़ रहे थे तो हर जगह आपको मिल रहा था 20 वर्ष के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया कब तक के लिए, ये क्लियर ही नहीं किया। हाँ बस आप देखिए, वो ठीक है, देखते रहिए, ठीक है। इस देखिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास से जोड़ करके इस लाइन को और समझा दूं। जब आप देखेंगे 1848 में डलहौजी आता है भारत में कंपनी की तरफ से गवर्नर के जनरल बन के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो भारतीय रियासतों उनका विलय कर रहा है। और कई बार कुछ विलय तो इतने गलत हुए कि बोर्ड को निर्णय लेना पड़ा वापस करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो इनका अत्याचार कानून का चल रहा था, कंपनी का अत्याचार जो चल रहा था, ये ऐसा नहीं कि इंग्लैंड वालों छुपा था, लेकिन अब उस समय इतनी मीडिया तो था नहीं किस तरीके से रिपोर्टिंग हो सके, इन लोगों को तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी मिल सके। ना सोशल मीडिया इस तरीके से था, ना न्यूज़ मीडिया इस तरीके से था, ऐसा कुछ था नहीं। तो भाई अब सब वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, लेकिन हाँ ये पता था कि ये कुछ गलत हो रहा है। हाँ तो इन्होंने कहा भाई आप शासन देखिए, लेकिन कब तक देखेंगे ये मैं आपको निश्चित समय नहीं दिया जा रहा है। प्रशासनिक कार्यों को विधिक कार्यों से अलग किया गया। अब यहाँ पर देखिए विधिक कार्य मतलब जो विधायिका का काम है वो कार्यपालिका का जो काम है उसमें अलग। प्रशासनिक काम क्या होते हैं, कार्यपालिकी होते हैं। देखिए अगर आपको ये सब नई चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो पहले वीडियो को देखिएगा, मैंने सब इसीलिए पहले ही बताया है ताकि जो राज्य व्यवस्था की जो शब्दावली उससे आप पहले ही परिचित हो लें। तो यहाँ कार्यपालिका को विधायिका से अलग करते हुए विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाई गई। विधान परिषद द्वारा निर्मित विधि गवर्नर जनरल की अनुमति के पश्चात ही अधिनियम बना जाना था और गवर्नर को वीटो शक्ति प्राप्त थी। देखिए क्या आज ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है कि नहीं, बताइए, है ना। राष्ट्रपति सिग्नेचर करता तभी तो अधिनियम बनता है कोई विधेयक।
और वो वीटो की पावर भी उसके पास है। हालांकि इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से गवर्नर को मिली हुई है, लेकिन फिर भी पॉइंट तो वही है ना। अच्छा, सिविल सेवा में जो चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है 1857 का संग्राम होता है। उसके बाद कैसे कंपनी का रूल खत्म किया जाता है, कंपनी का रूल खत्म होकर के किसका रूल आता है, वो हम लोग अब देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा बन गया है, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई आपको सवाल है, मन में दुविधा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ठीक है। कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस नहीं है। फेस टू फेस होते तो आपके चेहरे से पता चल जाता है कि हाँ भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो थोड़ा सा बेहतर मुझे रहेगा। और अगर कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे कमी बताएंगे तो कमी को दूर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।